हेलो ऑल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ मानस स्टडीज। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो लेक्चर रिकॉर्ड किया था वो था हमारा न्यूट्रिशन का और रेस्पिरेशन का। आज हम उसी चैप्टर के थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे, दैट इज एक्सक्रीशन। तो लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, टॉक्सिक वेस्ट हैं, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाते हैं। Excretion का general meaning is what? It is the process of removal of harmful metabolic nitrogenous waste फ्रॉम दी बॉडी। तो ये प्रोसेस किस चीज का है? जिसमें बॉडी से बॉडी के हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव किए जाते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। तो जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं? ये वाटर में रहते हैं। अमीबा है, ये वाटर में रहता है। ये क्या करता है? डायरेक्टली वेस्ट को वाटर के अंदर डिफ्यूज आउट कर देता है। तो इसकी बॉडी में एक्सक्रीशन जो है वो क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होगा। यही अगर आप देखो, ये क्या बना हुआ है? ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अर्थवॉर्म के अंदर जो नेफ्रीडिया है या नेफ्रीडियोपोर है, ये नेफ्रीडिया है, इनके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, फाइनली यूरेथ्रा। तो किडनीज क्या करती हैं? किडनीज यूरिन को बनाती हैं। यूरेटर उनको कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि उसको टेम्पररी स्टोर करता है, और यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ गए? पहला तो आपका नेफ्रीडिया आ गया। सेकेंड बच्चों आपका आता है हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स हैं, जिसमें किडनीज है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, जो कि बॉडी से वेस्ट बाहर रिमूव करने में हेल्पफुल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो चीजें प्रेजेंट हैं, उनके ऑर्गन्स हमने डिस्कस करने हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो किडनीज जो है, ये दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं। ये हमारे एब्डोमेन में बैकबोन के पीछे इधर साइड, एक इधर प्रेजेंट है, जो क्या करती है? यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दूसरा ऑर्गन जो आता है वो आता है अ पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर क्या है? ये जो ट्यूब्स है, ये यूरेटर क्या कर रही है? किडनीज में से यूरिन, जो यूरिन बन रहा है किडनीज में, उनको लेके आ रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है? इट इज टेम्पररी स्टोरिंग द यूरिन विच हैज टू बी थ्रोन आउट थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर फेंका जाता है जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा फुल हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द backbone. The purpose of making urine is to filter out waste from the blood. In the kidneys, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood. तो क्या होगा? ये देखो बच्चों, ये ब्लड वेसल्स बनी है, एक आर्टरी बनी है, एक वेन बनी है। तो ये क्या कर रही है? ये डर्टी ब्लड, डर्टी इन द सेंस जिसके अंदर सारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है, ये वो वाला ब्लड किडनी तक लेके आ रही है। किडनी उस ब्लड को फिल्टर कर रही है और फिल्टर करके बॉडी से बाहर फेंकती है। ये देख लेते हैं। ये रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, रीनल वेन, अयोटा, अयोटा इज द मेजर आर्टरी, लेफ्ट यूरेटर, वेना कावा, वेना कावा वेन है जिसमें प्योरिफाइड ब्लड मिल जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, फाइनली यूरेथ्रा। आगे चलते हैं। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या आता है? ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जिनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो अगर एक नेफ्रॉन की बात की जाए बच्चों, तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन एक किडनी की यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारी बॉडी की यूनिट जो है वो सेल है। किडनीज में जो यूनिट प्रेजेंट है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच किडनी।
तो एक यूनिट है जो कि उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, उसकी फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल यूनिट सारे स्ट्रक्चर, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन बना रही है, और फंक्शनल यूनिट फंक्शन भी नेफ्रॉन ही परफॉर्म कर रहा है। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लेंगे, चाहे तो आप यहां से देख के ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, फर्स्ट ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, एक गुच्छा है, एक गुच्छा है, इट इज अ नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो आर्टेरियोल लिखा है बच्चों, ये क्या है, दिस इज योर रीनल आर्टरी। मैंने अभी पिछले डायग्राम में आपको दिखाया था रीनल आर्टरी क्या है, रीनल आर्टरी डिवाइड होके आर्टेरियोल बनाती है। तो रीनल आर्टरी जब आई वो डिवाइड हुई, उसने आर्टेरियोल बनाया, तो इट इज अ नॉट, नॉट मतलब गुच्छा, नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स। वो नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट है, बोमेन्स कैप्सूल। तो क्या है ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा है, किसके अंदर प्रेजेंट है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। ये बोमेन्स कैप्सूल क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नॉट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब ये कप नीचे ट्यूब की फॉर्म में एक्सटेंड करता है, पहला पीसीटी, नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, एंड फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है आपका, ये है कलेक्टिंग डक्ट। तो मैं सारे ऑर्गन्स को बच्चों सीक्वेंस में लिख देती हूं, आप भी लिख लेंगे। सबसे पहले आएगा आपका ग्लोमेरुलस, सेकंड आएगा आपका बोमेन्स कैप्सूल, जो कि हमारा ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस फिट होता है। उसके नीचे की ट्यूब को बोलेंगे हम पीसीटी। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल मतलब पहला कॉन्वल्जन्स वाला ट्यूब। नेक्स्ट आ गया लूप ऑफ हेनले, नेक्स्ट डीसीटी, DCT is distal convoluted tubule, and finally collecting duct. तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें बच्चों बहुत सारे नेफ्रॉन्स आके जुड़ जाएंगे। काफी सारे नेफ्रॉन्स हैं जो कि अपना स्ट्रक्चर जो है, अपना वेस्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डालेंगे। तो अब ये पूरा एक ट्यूब है जो आपका चल रहा है कहाँ से, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, चल रहा है कहाँ से, ये देखिए ग्लोमेरुलस, देन बोमेन्स कैप्सूल, ये ट्यूब आ गया जिसको हम पीसीटी बोलेंगे, फिर लूप ऑफ हेनले, देन दिस इज डीसीटी, एंड फाइनली कलेक्टिंग टिब्यूल। तो ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफी सारे नेफ्रॉन्स अपना अपना प्रोडक्ट डालेंगे। ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ filtration units called nephrons which are packed closed together. At the end of each nephron, a cup-shaped structure present called Bowman's capsule. It encloses a cluster of very thin-walled blood capillaries called glomerulus. In glomerulus, blood is filtered and Bowman's capsule collects the filtrate. ये देखिए, ये ग्लोमेरुलस ब्लड फिल्टर करेगा और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। पेन चेंज कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ जो आएगा वो सारा वेस्ट आएगा। तो ये जितना भी बनेगा ये वेस्ट बनेगा जो कि इसके अंदर पास ऑन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया। अब होता क्या है, चलिए अब देखते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द वाटर इन इनिशियल फिल्ट्रेट एंड आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज यूरिन फ्लोज अलोंग द टिब्यूल। चलिए बच्चों, अब यूरिन फॉर्मेशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब मैं आपको समझाऊंगी यूरिन बनता कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा इसके अंदर आता है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इन स्टेप्स को बच्चे आप लिख लेंगे
क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं और एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ आएगा, साथ में आपसे पूछ लिया जाएगा विच स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज शोन इन दिस डायग्राम। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमें सिर्फ इतने स्ट्रक्चर की जरूरत है। क्यों? जब इसके अंदर ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वो ब्लड वेसल ऐसे आ रही है और फाइनली वो डिवाइड हो जा रही है बहुत माइन्यूट आर्टीरियोल्स में, फाइन कैपिलरीज में। तो जो ब्लड प्रेशर इसमें आ रहा था वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और जब वो बढ़ गया तो सारा का सारा ब्लड यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया। ये यहाँ पे सारा ब्लड फिल्टर आउट हो गया। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर हार्मफुल चीजें तो हैं, साथ साथ यूजफुल चीजें भी आ जाती हैं। अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, सॉल्ट्स आ जाते हैं एक्सेस अमाउंट में, और बचा हुआ ब्लड यहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर इन द सेंस ये आपका आर्टेरियोली है जो कि इसके आसपास घूम रहा है। इसका काम क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। ये आर्टेरियोली है जो इसके आसपास घूम रहा है, तो होगा क्या, अब इसके अंदर जो आएगा वो बिग प्रोटीन्स आएंगे और ब्लड सेल्स आएंगे, दैट्स इट। बाकी सब अमीनो एसिड, सॉल्ट सब इस फिल्ट्रेट के अंदर हमारा आ गया। तो अब क्या होता है देखेंगे। चलिए, अब in selective reabsorption, sodium, amino acid, glucose are reabsorbed from the filtrate back into the blood. अब जो फिल्ट्रेट ये पास ऑन कर रहा है, इस फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम भी है, अमीनो एसिड भी है और ग्लूकोज भी है, तो ये सारी की सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये सब की सब पीसीटी में हमारी रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो पहला स्टेप हमने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या हुआ था, हमारा ब्लड फिल्टर आउट हुआ था। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव मींस कुछ कुछ चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जो वेस्ट है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे, जो हार्मफुल चीजें हैं ये सारी मैंने मार्क करी है, ये सब के सब रीएब्जॉर्ब होंगी, और जो ये यहाँ घूम रही है ब्लड वेसल, ये सब इसके अंदर वापस से दोबारा एंटर कर जाएंगी। ठीक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, salts and major amount of water are reabsorbed in the initial filtrate, are selectively reabsorbed as urine flows along the tube. In a healthy adult, initial filtrate is about itne liters daily. However, only 1 to 2 liters per day is excreted out because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. तो जो बनता है उसका सिर्फ 1 to 2 liters per day ही बाहर जाएगा, बाकी सारा का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी एंड अमाउंट डिसॉल्व्ड वेस्ट इज टू बी एक्सक्रीटेड। अगर बॉडी में वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन पास आउट होगा, एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अगर हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट कम है तो जो यूरिन पास आउट होगा वो थिक और कंसेंट्रेटेड पास आउट होगा। क्यों? बिकॉज बॉडी को अपनी वाटर बैलेंस मेंटेन करना है, बॉडी को होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, तो जहां वाटर का लेवल बॉडी में कम जाएगा वहां पे थिक यूरिन पास आउट होगा, और अगर बॉडी में वाटर का लेवल ज्यादा है तो यूरिन जो पास आउट होगा दैट विल बी थिन। इसका तीसरा स्टेप आता है बच्चों ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो अब क्या हुआ, कुछ यूरिन हमारा, कुछ चीजें हमारी पीसीटी में सेलेक्ट हुई, कुछ चीजें हमारी लूप ऑफ हेनले में सेलेक्ट हुई, और कुछ चीजें हमारी डीसीटी में सेलेक्ट होंगी। कुछ यहाँ रीएब्जॉर्ब होंगी, कुछ यहाँ रीएब्जॉर्ब होंगी, कुछ यहाँ रीएब्जॉर्ब होंगी। तो हमारा सेकेंड स्टेप सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो फाइनली यूरिन यहाँ पहुंचेगा, इसमें तीसरा स्टेप होगा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब बॉडी में कुछ मेडिसिन ली है, कुछ और हार्मफुल चीज प्रेजेंट है, तो वो ये कलेक्टिंग डक्ट उस यूरिन के अंदर डालेगा, और फाइनली जो यहाँ पे बनेगा दैट विल बी योर यूरिन। तो 3 स्टेप्स के बाद हमारा यूरिन बनता है। पहला इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन,
सेकेंड इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हमारा ब्लड फिल्टर आउट होगा, फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल और हार्मफुल चीजें दोनों आ जाएंगी। अब वो सबका सब हमारा पास आउट होगा, कहां से? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर यूजफुल चीजें रीएब्सॉर्ब हो जाएंगी और फाइनली जो यूरिन पहुंचेगा वो पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट उसके अंदर सारा वेस्ट और ऐड कर देगा। तो ये 3 स्टेप्स मिलके हमारा यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं the urine from each kidney enters a long tube ureter which then passes it to urinary bladder and is stored in it। अब जो ये यूरिन बना ये फाइनली इस जगह पे एक्यूमुलेट होगा और यहां से यूरिन जाएगा किसके अंदर? यूरेटर के अंदर। तो जितना यूरिन बनता रहता है वो सारा का सारा यूरेटर के थ्रू हमारा कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। यूरिनरी ब्लैडर उसको टेम्पररी स्टोर करता है और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। As bladder expands, pressure increases that leads to urge to urinate through the urethra। तो यूरेथ्रा के थ्रू जैसे ही क्या होगा, यूरिन उसमें फुल हो जाएगा, यूरिन अपना प्रेशर लगाएगा यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स पे, तो उससे क्या होगा, हमारा अर्ज उठेगी टू यूरिनेट। तो देन वी हैव टू रश टू वॉशरूम टू एक्सपेल इट आउट। The bladder is a muscular organ, so it is under nervous control. As a result, we can control the urge to urinate। तो ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो सब ब्रेन से कंट्रोल्ड है, तो ये हमारे कंट्रोल के अंदर है, इसको हम अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है? जब एक ह्यूमन किडनी काम नहीं करती है, सिंगल किडनी से अ पर्सन कैन सर्वाइव, बट लेकिन अगर दोनों किडनीज खराब हो जाती हैं तो एक बहुत कॉमन सा फिनोमिना है जो कि आजकल बहुत देखने को मिलता है, दैट इज योर डायलिसिस, हेमोडायलिसिस। तो किडनी फेलियर लीड्स टू accumulation of poisonous waste in the body। In this case, an artificial kidney is used। It is a device to remove nitrogenous waste from the blood through dialysis। तो हम डायलिसिस में क्या करेंगे, आप देखेंगे आर्टरी से ब्लड को हमने पंप किया एक डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर। ये डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या कर रहा है, इसका सेम कॉम्पोजिशन है जो हमारे ब्लड का होता है। तो इसमें क्या होता है, जितना भी वेस्ट है वो सबका सब सोल्यूशन में आ जाएगा और फ्रेश ब्लड हमारी वेन के थ्रू उसी आर्म में वापस डाल दिया जाएगा। It contains many semi-permeable tubes in a tank filled with dialyzing solution। It has same osmotic pressure of blood but no nitrogenous waste। When patient's blood is passed through these tubes, the waste products from the blood diffuses into the dialyzing fluid। The purified blood is pumped back into the patient। It is similar to the function of kidney, but there is reabsorption involved। तो अब इसमें क्या है, reabsorption involved नहीं हो रहा, लेकिन बाकी सेम प्रोसीजर है जो किडनी करती है। नेचुरल किडनी का काम तो ये नहीं कर सकता, बट स्टिल एक पेशेंट को कुछ टाइम तक सरवाइव रख सकता है। लास्ट इज योर ऑर्गन डोनेशन। Anybody can donate their organ or tissue regardless of age and gender। Transplantation is required when recipient's organ has been damaged or failed by disease or injury। तो उस कंडीशन में हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। An organ transplantation, the organ is surgically removed from one person and transplanted into the another person। तो जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है वो डोनर है, जो रिसीव कर रहा है वो रिसिपिएंट है। इस केस में किडनी की बात हो रही है, अगर दोनों किडनीज फेल हो गई हैं तो हम ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑर्गन्स एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डेथ और ब्रेन डेथ ऑफ द डोनर, बट सम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। तो डेथ के बाद तो हो ही सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स अलाइव केस में भी हो सकते हैं।
लास्ट टॉपिक बच्चों जो आता है दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के केस में एक्सक्रीशन कैसा है, हमने अपनी बॉडी में तो पढ़ लिया कि किडनीज जो है वो सारा का सारा वेस्ट यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर फेंकती है, लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूंगी तो प्लांट्स बहुत सारे तरीकों से बॉडी से वेस्ट रिमूव कर सकते हैं। जैसे वो अपनी लीव्स गिरा सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं आप, अपनी बार्क हटा सकते हैं, उनमें से गम और रेजिन निकलता है, लेटेक्स निकलता है, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट है तो स्टोमेटा से CO2 रिमूव होता है, फाइनली ट्रांसपिरेशन से वाटर इवेपोरेट होता है, कुछ रूट्स सॉइल में अपना जो हार्मफुल चीजें हैं वो एलिमिनेट कर सकती हैं। तो ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन में भी मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने गैसेस का एक्सचेंज पढ़ा था कि प्लांट्स की बॉडी में जब ऑक्सीजन बनती है तो वो ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट है, वो इतना ऑक्सीजन यूज नहीं करता, कुछ थोड़ा सा यूज करेगा, बाकी बाहर हम लोगों के लिए फेंक देता है, तो वो वेस्ट है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर। O2, CO2, excess water are removed by transpiration. Many other waste products are stored in vacuole. Waste products may be stored in leaves that fall off. अब जो leaves गिरनी है उनके थ्रू भी हम प्लांट बॉडी का वेस्ट बाहर रिमूव कर सकते हैं। Some waste products are stored as resins and gums, especially in old xylem. ये आप देख सकते हैं, ये Plants also excrete some waste substances into the soil around them. तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट अपना वेस्ट एलिमिनेट करते हैं। तो वो स्टोमेटा के थ्रू है जो कि गैसेस में चला जाएगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू है, ऑक्सीजन एक ऐसा वेस्ट है जो कि डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव हो सकता है, कुछ जो लीव्स गिरती हैं उनकी फॉर्म में लीव्स में स्टोर हो जाएगा जो वेस्ट है, बार्क पील ऑफ होती है उसकी फॉर्म में जा सकता है, रेजन एंड गम्स की फॉर्म में, दे ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। तो कुछ रूट्स भी हैं, रूट्स के थ्रू भी कुछ वेस्ट सॉइल में जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन सिखाऊंगी और उस लेक्चर के अंदर मैं आपको डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करूंगी एक सिंपल से फ्लो चार्ट के थ्रू। तो उस फ्लो चार्ट को अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो इतना डिटेल्ड आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप क्विकली उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। थैंक यू।